अस्सलामु अलैकुम। नावल हलाले जुर्रत। मैंने अपनी आंखों को मसलते हुए इनमें उतरने वाली नींद को भगाने की कोशिश की। पिछले 48 घंटों से मैं सो नहीं सका था और अगले कितने घंटे मुझे इसी तरह जागते रहना था, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। बाहर गिरती हुई बर्फ ने रात होने से पहले ही हर चीज को मफलूज कर दिया था, हर चीज को मफलूज। नींद ने वाकई मेरे असाब को बुरी तरह मुतासिर किया है। यहाँ कौन सी चीज है जो मफलूज हो सकती है? मुर्दा पहाड़ों की मुर्दा चोटियां, गहरी खाइयां, टनों के हिसाब से पड़ी हुई बर्फ, सदियों से यहीं पड़े हुए चट्टानों के ये टुकड़े, या आमने सामने ऊपर नीचे चोटियों पर मौजूद इन चौकियों और बैंकर्स के अंदर हशरात की तरह रेंगने वाले मेरे जैसे चंद इंसान। मैंने बिस्किट के डब्बे में मौजूद आखिरी सीलनज़दा बिस्किट को पानी के चंद यह कतरों के साथ अपने हलक के अंदर उतार लिया। बैंकर में मौजूद खुराक का जखीरा अब खत्म हो चुका था। 48 घंटों में हर 2 घंटों के बाद मैंने 4 बिस्किट और पानी के 6 घूंट पिए थे। 96 बिस्किट और पानी के 144 घूंट। मुझे अपने हिसाब किताब पर हंसी आ रही थी। जिंदगी में पहले कभी इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हुए गिनने की कोशिश नहीं की थी, कोई भी नहीं करता। और अब यहाँ बैठकर ये काम कर रहा हूँ तो शायद वक्त भी काटना चाह रहा हूँ। मौसम अभी तक वैसा ही है जैसा पिछले 2 दिन से था। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी हो रही है और इसका सिलसिला कब रुकेगा ये कोई नहीं जानता। 2 घंटे के बाद मैं क्या खाऊंगा? पानी का तो खैर कोई मसला नहीं, बर्फ लेकर पिघलाई जा सकती है, या फिर ऐसे ही चूस लूंगा या चूसने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी जबान का दर्जा हरारत बर्फ के दर्जा हरारत से ज्यादा हुआ तो बर्फ पिघल जाएगी। मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ भी मेरा साथ नहीं छोड़ रही थी। बाज दफा यहाँ की सर्दी से मुझे यूं ही महसूस होता है जैसे मेरे जिस्म का दर्जा हरारत भी अब -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने लगा है। सेंस ऑफ ह्यूमर। 48 घंटे पहले यहाँ सिर्फ बिस्किट और पानी ही नहीं और भी बहुत कुछ था। गोश्त के नमकीन सूखे हुए टुकड़े, खुश्क मेवा, खुश्क बुने हुए चने। इस वक्त मौसम खराब नहीं था, वरना मैं इसकी भी राशन बंदी कर लेता और इन्हें इस तरह इकट्ठा ना खाता। गोश्त के टुकड़ों का जायका तो मैं अभी तक महसूस कर रहा हूं। हालांकि इन्हें खाए हुए 48 घंटे गुजर चुके हैं। पहली दफा इन्हें इस तरह खाने का इत्तेफाक हुआ, वरना मैं इन्हें पकाकर इस्तेमाल करता था और इन्हें चबाते रहने से मुझे दांतों तले पसीना आ गया। और फिर इनमें मौजूद नमक, मैंने फिर भी इन्हें खा ही लिया। वो बिल्कुल रबर की तरह थे, चबाते जाओ मगर टूटना मुश्किल हो जाता है। मगर जब तक वो मेरे मुंह में थे मुझे बड़ी तकवीयत मिल रही थी, यूं जैसे खुराक का एक बड़ा जखीरा मेरे पास था। फजा में एक बार फिर वही आवाजें गूंजने लगी, उससे की एक लहर सी मेरे अंदर उठी थी। इन कमीनों ने फिर शेलिंग शुरू कर दी थी। मैंने अपनी जगह से हरकत की। दर्द की एक टीस मेरे हाथ में उठी, मगर मैंने होंठ बींच लिए। मशीन गन में कुछ देर पहले मैंने नया राउंड डाला था। पिछले 2 घंटे मैंने 3 बार वक्फे से इनके शेलिंग के जवाब में फायरिंग की है। शेलिंग के जवाब में फायरिंग, शेलिंग के जवाब में शेलिंग करने के लिए मेरे साथ किसी का होना जरूरी है और मैं यहाँ अकेला हूँ। असलहा भी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पता नहीं अब कितने राउंड बाकी रह गए हैं। बाएं हाथ में उठने वाली टीसों को नजरअंदाज करते हुए मैंने बाएं बाजू और दाएं हाथ की मदद से बाकी मांदा राउंड भी फायर कर दी। दूसरी तरफ अब खामोशी छा गई है। पिछले 48 घंटों से यही हो रहा है। वो फायर करते हैं या शेलिंग करते हैं, फिर मैं फायर करता हूँ, फिर वो फायर बंद कर देते हैं, फिर मैं फायर कर देता हूँ। यूं लगता है जैसे वो शेलिंग या फायरिंग करके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कोई है? नॉक नॉक। और मैं जवाबन फायरिंग करते हुए कहता हूँ, हाँ अभी मैं हूँ। वो फायरिंग बंद कर देते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आएंगे। मैं भी फायरिंग बंद कर देता हूँ। एनी टाइम। मैं मशीन गन से
पीछे हट गया था। हाथ में उठने वाली टीसें एक बार फिर मुझे करखाने पर मजबूर कर रही थी। 2 दिन पहले इस हाथ पर गोली लगी थी। इस वक्त जब मैं बाहर अपने कुछ जवानों के साथ था, मुझे 2 गोलियां लगी थी। एक माथे से रगड़ खाते और मेरा गोश्त उड़ाते हुए गुजर गई, दूसरी अभी भी मेरे हाथ में मौजूद है। मैं खुशकिस्मत था, 7 आदमियों में से बचने वाला मैं वाहिद आदमी था, या फिर मैं बदकिस्मत था, 7 आदमियों में से शहादत का रुतबा ना पाने वाला वाहिद आदमी था। वापस अंदर आके मैंने अपनी मरहम पट्टी करने की कोशिश की। माथे से निकलने वाला खून कुछ देर के बाद रुक गया था। वो खतरनाक नहीं था, मगर हाथ में मौजूद गोली, तब मुझे ये पता नहीं था कि अगले 2 दिन यहाँ से नीचे जाने की बजाय मुझे यही गुजारने पड़ेंगे। अब हाथ की हालत देखकर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि इसे काटना पड़ेगा, मगर कितना अभी ये भी नहीं कह सकता कि सिर्फ हाथ ही काटना पड़ेगा या और भी कुछ। मुझे अपनी मंगेतर ज़ैनब का ख्याल आ रहा था। इसे मेरे हाथ बड़े पसंद थे। वलीद, तुम्हारे हाथ तो मर्दाना हाथ लगते ही नहीं, और फौजियों के हाथों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। इतने नाजुक और नफीस हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं बाज दफा इन पर क्यूटेक्स लगा कर देखूं कि वो कैसे लगते हैं। वो अक्सर मजाक में मुझे छेड़ा करती थी। अब इस वक्त वो इस हाथ को देख ले तो मैं सोच रहा हूँ कटवाने के बाद ये हाथ इसे भिजवा दूं। बजरिया कोरियर सर्विस, शायद ऐसी बात इसके सामने कहूँ तो। तुम्हारे प्रैक्टिकल जोक्स कब खत्म होंगे वलीद? बड़े हो जाओ अब। वो यकीनन मुझ पर चिल्लाएगी अगर रोई ना तो। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरी कजन है वो, खालाजाद कजन। मंगेतर बने तो अभी इससे सिर्फ 2 साल ही हुए हैं और बेवा बनने में बस 2 दिन और लगेंगे अगर ये बर्फबारी इसी तरह जारी रही और नीचे बेस कैंप से कोई ना आया तो। यहाँ हजारों फुट की बुलंदी पर कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात किस तरह गुजारेगा, जैसे मैं इस वक्त अंदाजा नहीं कर पा रहा। मगर कोई बात नहीं, अगर वो 6 आदमी बर्फ का कफन ओढ़कर हमेशा के लिए यहाँ दफन हो सकते हैं, अगर ऊंचाई पर मौजूद चौकियों में बैठे हुए दुश्मन के फौजी भी इसी बर्फबारी, इसी तूफान, इसी तन्हाई और इन्हीं खाइयों और चोटियों के साथ यहाँ बैठे लड़ सकते हैं, तो मैं भी लड़ सकता हूँ। अगर वो मिट्टी के लिए खून दे सकते हैं तो मैं भी दे सकता हूँ। आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। मुझे PMA में बार बार दोहराया हुआ सबक याद आने लगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आखिरी आदमी, आखिरी गोली। आज पहली बार इन दोनों चीजों की अहमियत और सही मफहूम समझ में आया था। मैंने मशीन गन के बाकी राउंड्स को देखना शुरू कर दिया। आखिरी आदमी, आखिरी गोलियां गिन रहा था। 48 घंटे पहले मैं यहाँ इस तरह अकेला नहीं था। मेरे साथ 6 साथी मेरे साथ थे, मगर अब मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ हूँ। वो 6 के 6 बाहिर हैं। पता नहीं इतनी बर्फ में से इनकी लाशें निकल भी सकेंगी या नहीं। मैंने आंखें बंद करके एक बार फिर इस जगह के महलो वकू को अपने जहन में लाने की कोशिश की जहां इनकी लाशें थी। 2 दिन की इस बर्फबारी ने हर चीज को खासा बदल दिया होगा। फिर बर्फ की तह दर तह मैंने मायूसी में सर हिलाया। शायद इनकी किस्मत में बर्फ की ही कब्र थी और शायद मेरी किस्मत में भी। 2 दिन पहले क्या हुआ था कुछ समझ में नहीं आया। 2 साथी बाहर गए थे। वो बहुत देर के बाद वापस आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने चौकी से बाहर कुछ फासले पर नकलो हरकत देखी थी। हम लोग यकदम चौकन्ने हो गए। पिछले माह हमारी 2 चौकियों पर भारतीय फौजियों ने हमला किया था। एक चौकी पर उन्होंने कब्जा कर लिया और हम इसे वापस लेने में नाकाम रहे। दूसरी चौकी वालों ने इन्हें पसपा कर दिया और अब यकीनन हमारी बारी थी। हमने इग्लो में मौजूद साथियों को भी बुलवा लिया। एक साथी को बैंकर के अंदर छोड़कर हम सब बाहर निकल गए, वहीं जहां नकलो हरकत देखी गई थी। हाँ, वाकई कुछ लोग थे और वो हमारी तरफ ही आ रहे थे। न सिर्फ आ रहे थे बल्कि इनमें से कुछ खासी अहम जगहों पर पहुंच चुके थे और वो अब यकीनन हम पर हमला करने के लिए पर तोल रहे थे। हम जिस हद तक लड़ सकते थे लड़े। अंदर बंकर में मौजूद साथी भी कुछ देर बाद बाहर हमारे साथ आ गया। हमने हमला
पसपा कर दिया, मगर हमले में मेरे सारे साथी मारे गए और खुद में जख्मी हो गया और मैं यहाँ आ गया। वायरलेस पर मैंने बेस कैंप को हमले और होने वाले जानी नुकसान की इत्तलात कोड वर्ड्स में दे दी, क्योंकि वायरलेस की ट्रांसमिशन अक्सर भारतीय फौजियों दरमियान में सुनते रहते हैं। मैंने इन्हें कुछ और लोगों को भेजने के लिए कहा, मगर फिर एकदम मौसम खराब होना शुरू हो गया और मुझे बताया गया कि अभी किसी को रवाना नहीं किया जा सकता। मुझे खतरा था कि भारतीय फौजी कहीं दोबारा हमला न कर दे। अगरचे पहले हमले में इन्हें भी खासा जानी नुकसान उठाना पड़ा था, मगर दूसरा हमला करने पर तो इन्हें मैदान साफ ही मिलता। किसी किस्म की कोई मजम्मत दरपेश न आती, मगर उन्होंने दोबारा हमला नहीं किया। मेरी चौकी पर वक्फे वक्फे से शेलिंग और फायरिंग की। शायद इन्हें भी ये अंदाजा हो गया कि हमें खासा जानी नुकसान उठाना पड़ा है और वो देखना चाह रहे थे कि अभी चौकी में कितने लोग मौजूद हैं, कोई है भी या नहीं है। जवाबन शेलिंग न होने से इन्हें हमारी अफरादी कुव्वत का तो पता चल ही गया होगा, मगर फायरिंग होने से इन्हें यह भी पता चल गया था कि मज़ाहमत अभी हो सकती है। पिछले 48 घंटों से मैं वक्फे वक्फे से फायरिंग करते हुए इन्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था कि चौकी अभी मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हुई, अभी वहां कोई ना कोई है। और वायरलेस पर बेस कैंप से राब्ता करते हुए भी मैं आवाजें बदल बदल कर अपने साथियों के नाम इस्तेमाल कर रहा था, ताकि अगर ट्रांसमिशन किसी भी तरह दरमियान में सुन ली जाए तो वह यही समझे कि चौकी में अभी भी खासे लोग मौजूद हैं और दूसरे हमले का ना सोचे। एक दूसरे पर फायरिंग और शेलिंग करते हुए हम पागल लगते हैं, ना इन्हें हम नजर आते हैं ना हमें वो। ये सरहदी या मैदानी इलाका तो नहीं कि फौजी आमने सामने बैठे नजर आए। बाज दफा तो यूं लगता है जैसे फौजी अपनी तन्हाई दूर करने के लिए इसी तरह अंधाधुंध गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है इनकी चौकी में भी अब चंद ही लोग मौजूद हों और इनमें से भी कुछ मेरी तरह जख्मी हों, और शायद इनके फौरी तौर पर दोबारा हमला करने की वजह भी यही हो। मेरे कियाफे और अंदाजे जारी हैं। पिछले 48 घंटों से मैं यहाँ अकेला बैठकर और कर भी क्या सकता हूँ। 2 दिन पहले सप्लाई आनी थी, नहीं आ सकी, और मुझे भी यहाँ आए सिर्फ 6 हफ्ते ही हुए हैं। 6 हफ्तों में ही मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। आज मेरी सालगिरह थी। 6 सितंबर के दिन होती है मेरी सालगिरह। PMA में मेरा मजाक उड़ाया जाता था, तुम्हारी पैदाइश ही वतन के दफा के लिए हुई है। मेरे एक इंस्ट्रक्टर ने एक बार मुझसे कहा था, और आज यहाँ बैठा मैं सोच रहा हूँ कि बाज बातें कितनी सच्ची होती हैं। कुछ देर पहले मैंने अपनी सालगिरह के दिन से 1 हफ्ता पहले मिलने वाले वो सारे कार्ड्स और खत देखे हैं जो मेरे घर वालों और जैनब ने भिजवाए हैं। मेरी बहन ने कार्ड में लिखा था कि वो चाहती है कि मेरी उम्र कम से कम 200 साल हो, कि मैं अगले 200 साल इसे इसकी दोस्तों के घर लेकर जाता रहूं। 200 साल। मेरे छोटे भाई ने मुझे कार्ड में लिखा था कि वो मेरी वापसी का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है। पिछली दफा एक ओवर में इसने मुझे 14 बार आउट किया था और इसका इसरार था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा कहना था कि यकीनन वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मगर एक ओवर में 14 बार आउट करने का नहीं, बल्कि एक ओवर में 34 नो बॉल करवाने का। 13 बार मैंने नो बॉल पर आउट हुआ था, सिर्फ 1 बार सही बॉल पर, और वो भी अपनी गलती की वजह से, वरना इसमें बॉलर का कोई कमाल नहीं था। इस बार इसने मुझे कार्ड के साथ अपने खत में लिखा है कि इस बार इसने नए स्पाइक्स खरीदे हैं और वो इस बार अपने 10 ओवर के स्पील में एक भी नो बॉल नहीं देगा। शायद इस बार यहाँ से वापसी पर इसकी जरूरत ही ना पड़े। मैंने खून आलूदा दस्ताने में लिपटे हुए अपने सूजे हुए हाथ को देखते हुए सोचा, मेरी अम्मी ने भी मुझे अपने खत में बहुत सी दुआएं भेजी थी। मेरा दिल आजकल बहुत घबरा रहा है, हर वक्त तुम्हारा ख्याल आता रहता है, अपना ख्याल रखना बेटा। उन्होंने 3 सफ़े के खत में 15 बार मुझे अपना ख्याल रखने की ताकीद की थी। मेरी आंखों में नमी उतरने लगी। इनका खत पढ़ते हुए मैं इसी तरह आपदीदा हो जाता था। माओ को हर बात का पहले से पता क्यों चल जाता है। बाबा के खत में हमेशा की तरह नसीहतें थी। तुमको याद रखना चाहिए, तुम एक फौजी हो। फौजी का काम अपने काम में एक्सेल करना होता है। वलीद जमान, मैं चाहता हूँ सियाचिन से वापसी पर तुम्हारे सीने पर कम से कम 1 मेडल जरूर हो। उन्होंने खत में लिखा था। कई दिन पहले खत पढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि यह बहुत मुश्किल है। आखिर
यहाँ मैं ऐसा क्या कर सकता था कि एक मेडल का हकदार कहलाता, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये चौकी बच गई और कमक जल्दी पहुंच गई तो एक मेडल मेरे सीने पर लग ही जाएगा। निशाने हैदर ना सही, हलाले जुर्रत सही। ज़ैनब का कार्ड हमेशा की तरह गुलाब के सुर्ख फूलों से बड़ा हुआ था। सुर्ख गुलाब इसकी जिंदगी में फूल ना हो तो कुछ भी नहीं होता। स्वीट पी और सुर्ख गुलाब वो 1 सितंबर को इसी साल पैदा हुई थी जिस साल में पैदा हुआ था, और मंगने से पहले तक वह शदीद गुस्से में आ जाती थी जब मैं इसे सब लोगों के दरमियान ज़ैनब आपा कहा करता था। बिहेव योर सेल्फ अली, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे आपा कहते हुए? इसका चेहरा सुर्ख हो जाता और वह गर्राती। इसमें शर्म वाली क्या बात है? मैं तो आपका एहतराम कर रहा हूँ ज़ैनब आपा, मैं बज़ाहिर संजीदगी से कहता। तुम अपना एहतराम अपने पास रखो। 5 दिन का फर्क है मुझ में और तुम में। तुमने तो मुझे आपा ही बना दिया, समझे तुम? बंदे को हिसाब किताब में साफ रहना चाहिए। आप चाहे कोई 1 दिन बड़ा हो या 1 मिनट, बड़ा तो बड़ा होता है। मैं डटाई से आपा पर जोर देता। तुम्हारा हिसाब इतना अच्छा होता तो तुम फौजी ना होते, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बैठे होते। मेरिट लिस्ट पर आकर वो मुझ पर चोट करती। आपा वो और बात है। मैं एक बार फिर आपा पर जोर देते हुए कहता, दफा हो जाओ तुम वली, तुम बहुत ही मीन इंसान हो। वो हत्थे से उखड़ जाती। इस बार मैं कोई लिहाज नहीं करूंगी कि तुम यहाँ बैठे हो। मुलाजिम से कहकर धक्के देकर निकलवा दूंगी। तुमने अगर अब मुझे आपा कहा तो मैं जानता था इस बार ये धमकी नहीं थी। वो 3 बार इसी तरह मुझे घर से निकलवा चुकी थी। मैंने इसे आपा कहना छोड़ दिया। मैं इसे बाजी कहने लगा। इसके बावजूद इसके साथ मेरी दोस्ती खत्म नहीं हुई। हम बचपन में हजारों नहीं तो सैकड़ों बार एक दूसरे की ठुकाई कर चुके थे। करीब घर होने का ये नुकसान था। मैं इसके भाइयों के साथ खेलता था और मेरा ज्यादा वक्त इसके घर ही गुजरता था। इसके भाइयों के साथ मेरी दोस्ती थी, ज़ैनब के साथ भी थी, मगर इससे ज्यादा झगड़ा होता था। मंगनी हम दोनों के कहने पर ही हुई थी। अब इसमें मोहब्बत के अंसर का कितना दखल था पता नहीं। मैं बहुत देर तक सुर्ख गुलाबों वाले इस म्यूजिकल कार्ड को खोले बैठा रहा। आखिर तुम्हें ही क्यों भेज रहे हैं सियाचिन? और भी तो बहुत लोग हैं। यहाँ पोस्ट होने से पहले इसकी बचकाना बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आई थी। मैं इनसे कह देता हूँ मेरे बजाय ज़ैनब जवाद को सियाचिन भिजवा दे, ठीक है? वो मेरी बात पर हंसने की बजाय रोने लगी। तुमसे कितना कहा था FSC के दौरान की मेहनत करो, पढ़ो, नंबर ले लो ताकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, मगर तुमने। वो एक बार फिर रोने लगी। मुझे इसकी बात पर और हंसी आई। हाथ में एकदम फिटी से उठने लगी थी। 6 सितंबर के सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान की तरफ से मुनक्किद किए जाने वाले शो की तैयारियां अपने पूरे अरूज पर थी। इस शो को बराह रास्त ब्रॉडकास्ट किया जाना था और मेहमानों में जहां फौज में मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, वहां सिंगर्स भी थे। हाँ, लोगों से कचाखच बड़ा हुआ था जो मुख्तलिफ जंगों में दादे शिजात देने वाले हीरोज की वजह से कम और नौजवान नस्ल के नुमाइंदा गुलकारों को सुनने के लिए ज्यादा जमा थे। सब लोग अपनी सीटों पर बड़े जुमान हो चुके थे। कंपेयर एक बार फिर स्टेज पर चढ़कर अपनी लाइंस की रिहर्सल कर रहा था। हाल में मुकम्मल खामोशी थी। गूंजने वाली वाहिद आवाज कंपेयर की थी जो 6 सितंबर के हवाले से अपनी लाइंस को बड़े पुरअतमाद अंदाज में दोहरा रहा था। इसकी साथी कंपेयर मुस्कुराते हुए हाजरीन को देख रही थी। सूबेदार रिटायर्ड करीम बख्श ने 8वीं रो की 10वीं नशिस्त पर बैठे हुए एक बार सर उठाकर स्टेज पर मौजूद रोशनियों को देखा और इसे अपना गला खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। जिंदगी में पहली बार वो इस तरह के किसी शो में शिरकत कर रहा था और वो घबराहट का शिकार हो रहा था। इसकी घबराहट ये सोचकर और बढ़ती जा रही थी कि कुछ देर के बाद वो खुद इस स्टेज पर मौजूद होगा और इस कंपेयर से बातें कर रहा होगा जो इस वक्त बड़े फराटे के साथ रटे रटाए जुमले अदा कर रहा था। करीम बख्श ने अपने सर पर मौजूद कराकली टोपी को हाथ से दुरुस्त किया और पहनी हुई वास्किट पर लगे हुए एक अकलौते तमगे पर फखरिया नजर डाली और जिंदगी में इन तमाम मौका को उंगलियों पर गिन सकता था जब इसने ये कराकली टोपी और वास्किट पहनी थी। पहला मौका वो था जब इसने मेडिकल को वसूल करने के बाद मेडल को वसूल करने के बाद सदर की तरफ से दिए जाने वाले एक अशाइये में शिरकत की थी। दूसरा मौका वो था जब इसके बेटे की शादी हुई थी और तीसरा मौका आज आया था। वास्किट और कराकली टोपी में से अब भी तंबाकू की बू आ रही थी जो इन कपड़ों को महफूज रखने के लिए इस संदूक में रखा हुआ था जिसमें ये कपड़े
रखे थे। एक गहरा सांस लेकर इसने घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की जिसका वह शिकार हो रहा था। सर उठाकर इसने स्टेज पर लगी हुई इन 10 तस्वीरों पर नजर दुहराई जिन्हें निशाने हैदर मिल चुका था। फिर इसकी नजर इस कोने में गई जहां तीनों अफवाज के झंडे मौजूद थे। इसने अगली नजर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर डाली। वो सब इसी की तरह के छोटे रैंक के फौजी थे जिन्हें मुख्तलिफ जरपों में मुख्तलिफ इम्तियाजी कारनामों पर मेडल्स दिए जा चुके थे और वो सब इसी तरह घबराहट का शिकार थे। वो इनमें से कुछ को जाती तौर पर जानता था। कई साल पहले इनमें से कुछ इसी के यूनिट का हिस्सा थे और कई के साथ इसने मुख्तलिफ किस्म की मशकों में हिस्सा लिया था और कई के बारे में इसने मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ लोगों से सुना था, मगर आज पहली बार इन्हें देख रहा था और आज पहली बार एक छत के नीचे इनसे मिल रहा था। मगर इसके बावजूद इसकी घबराहट इन लोगों की बढ़ने मिन्नत नहीं थी। ये इन लोगों के चेहरे के तासरात और जिस्म की हरकत नहीं थी जो इसके लिए घबराहट या परेशानी का बाअस बन रही थी, बल्कि वहां इनके साथ बैठे इसे कुछ हौसला महसूस हो रहा था। शायद वो लोग वहां ना होते तो वो इस हाल से भाग ही जाता। इसने एक बार फिर माथे से पसीना पोंछते हुए स्टेज को देखना शुरू कर दिया। इसकी नजरें रोशनियों से चकाचौंध हो गई। हाल में अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज होने वाला था। फाइनल क्यू दी जा रही थी। करीम बख्श ने एक गहरा सांस लेकर एक बार फिर सर उठाया। मैंने पास पड़े रेडियो को अपनी तरफ खींच लिया। वायरलेस के अलावा बैरूनी दुनिया से हमारे राब्ते का यह वाहिद जरिया था। बाज दफा कोई स्टेशन ट्यून इन करते हुए दूसरी तरफ के फौजियों की फ्रीक्वेंसी मिल जाती। बाज दफा इनकी गुफ्तगू आम होती, बाज दफा वो भी कोड वर्ड्स में बात कर रहे होते और यहाँ चौकी में बैठे हुए लोग इन कोड वर्ड्स को हल करने की कोशिश करते रहते, जैसे हमारे लिए तफरीह का ये जरिया बन जाता था। मैं जानता था आज 6 सितंबर की मुनासबत से रेडियो पर बहुत से प्रोग्राम्स और गीत नशर हो रहे होंगे। पिछले 48 घंटों में मैं बार बार रेडियो ऑन ऑफ करता रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसकी बैटरीज डाउन हो जाएं और मैं इन वाहिद इंसानी आवाजों से भी महरूम हो जाऊं जिन्होंने इस तन्हाई और तकलीफ में भी मुझे अपने होशो हवास में रखा हुआ था। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको रेडियो पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज की खास तकरीब पाक फौज के इन जवानों के कारनामों को खराज तकसीम पेश करने के लिए मुनक्किद की जा रही है जो सरजमीन पाक के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देने पर यकीन रखते हैं। बेमकसद ट्यूनिंग करते हुए एक स्टेशन से आने वाली साफ आवाज और अल्फाज ने मुझे रोक लिया। ये वो लोग हैं जो अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर देते हैं। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। हाथ में उबलने वाली टीसें एकदम कुछ मध्यम होने लगी। ये कौम से कहते हैं कि तुम सो जाओ क्योंकि बॉर्डर्स पर हम हैं। मैंने एक बार फिर बाहर जान कर देखा। बर्फबारी अभी नहीं थमी थी और मेरे लिए अगर ये बर्फबारी परेशानी का बास थी तो दूसरी तरफ एक हिफाजती दीवार का काम भी कर रही थी। मैं जानता था भारतीय फौजी बर्फबारी और तरीकी में मेरी चौकी पर हमला करने की हमाकत नहीं करेंगे। अगर वो ऐसी कोशिश करते तो बर्फ और खाइयां इन्हें मुझ तक पहुंचने ना देती और अगर कोई दुश्मन हमारी मिट्टी की तरफ बढ़ने की जुर्रत करेगा तो हम लड़ेंगे इस वक्त तक जब तक कि हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा मौजूद है, इस वक्त तक जब तक हमारे वजूद में जिंदगी की आखिरी रमक है। गंभीर एक बार फिर कह रहा था। इस बार इसकी आवाज हाल में उभरने वाली तालियों के शोर में बुरी तरह दब गई थी। लोग यकीनन इसके जुमलों से महफूज हुए थे। तालियों का शोर अभी तक सुनाई दे रहा था। कंपेयर अब खामोश होकर तालियों के थमने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी राइफल को एक बार फिर नए सिरे से लोड किया, अगरचे इस वक्त मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और शायद इस मुकाबले में इसकी जरूरत ही ना पड़ती क्योंकि वो लोग अगर इस चौकी तक पहुंच जाते और इन्हें रास्ते में कहीं ना रोका जाता तो इस चौकी को मुझ समेत उड़ा देते। मगर मैंने फिर भी एक बार राइफल को नए सिरे से लोड किया। जिंदा कौमें अपने गाजियों और शहीदों को फरामोश नहीं करती। जिंदा कौमें अपने गाजियों और शहीदों के खून के इन कतरों का एहतराम करती हैं जो वो इस मिट्टी के दफा के लिए बहाते हैं। और आज इस हाल में हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाएंगे जिनकी कौम एहसानमंद है। मैंने अपनी टांगें सुकेल ली, जिस्म को थोड़ा सा सुकून मिला। मैं एक बार फिर गोद में रखे हुए इस रेडियो की तरफ मुतवज्जा हो गया। बर्फबारी के बावजूद खैरत अंगेज तौर पर आवाज बहुत वाजिया थी, साफ थी, मगर यहाँ अक्सर ऐसे अजीब वाकयात होते रहते थे। मैं सबसे पहले अपने पहले मेहमान को बुलाता हूँ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है।
1965 की जंग में इन्हें दुश्मन के 2 जहाज गिराने का एजाज हासिल हुआ था। मैं दावत देता हूँ, मेरी तवज्जो अचानक बाहर मरकूज हो गई। मुझे महसूस हुआ था बर्फबारी रुक गई थी, मेरी हिसायात यकदम जैसे बेदार हो गई थी। मैं अपने होंठ बीजते हुए दाएं हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए खड़ा हो गया। अगर बर्फबारी वाकई रुक गई थी तो एक बार बाहर का जायजा लेना जरूरी हो गया था। मुझे मौसम का अंदाजा लगाना था। क्या इस वक्त हेलीकॉप्टर की कोई फ्लाइट मुमकिन थी? अगर बर्फबारी अगले कई घंटे रुकी रही तो दुश्मन का दूसरा हमला भी हो सकता था। इनकी हिकमत अमली के बारे में कुछ नहीं जानता था मैं, मगर ये जरूर अंदाजा लगा सकता था कि वो इस चौकी को हासिल करने के लिए बेखौफ थे।